हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम यू टू दिस मैथमेटिक्स क्लास। दिस इज लेक्चर नंबर 17 एंड दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस। जैसा कि आपको पता है कि हमने दो पार्ट्स में क्या क्या चीज़ें कर ली, जल्दी से एक क्विक रिवीजन लेते हैं कि हमने क्या क्या की। हमने, जैसा कि आपको याद होगा, पहले पार्ट में सबसे पहले हमने तीन टर्म्स की बात की थी। एक था प्रिंसिपल सॉल्यूशन, दूसरा था प्रिंसिपल वैल्यू और तीसरा था जनरल सॉल्यूशन। इन तीनों की आपको एग्जैक्टली डेफिनेशंस पता है, क्या इसका मतलब होता है ये भी पता है। प्रिंसिपल वैल्यू और प्रिंसिपल सॉल्यूशन में क्या फ़र्क है, प्रिंसिपल वैल्यू के लिए आपको प्रिंसिपल ब्रांचेस की भी ज्ञान है। उसके बाद हमने बात की थी साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस अल्फा, टैन एक्स इज इक्वल टू टैन अल्फा की प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन क्या होगी। उसके बाद हमने जनरल सॉल्यूशन की बात की थी, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, टैन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टैन स्क्वायर अल्फा का क्या जनरल सॉल्यूशन होगा। इन सब के बाद हम अपने पार्ट 2 में पहुंचे थे। पार्ट 2 में कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखा था, जिसमें हमने बात की थी कि जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल वैल्यू साइन एक्स इज इक्वल टू 0, साइन एक्स इज इक्वल टू 1 और साइन एक्स इज इक्वल टू -1 का क्या होगा। उसी तरीके से प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन cos x इक्वल टू 0, cos x इक्वल टू 1 और cos x इक्वल टू -1 का क्या होगा। इन सब के बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के चैप्टर को शुरू किया था। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के चैप्टर को शुरू करने से के वक्त हमने कुछ डिस्क्लेमर्स दिए थे कि कुछ चीज़ों की आपको ध्यान में रखनी है वाइल सॉल्विंग इक्वेशंस। जो कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं उसको ध्यान में रखना है। जैसा पहला जो हमने आपको प्रिकॉशंस लेने को कहा था वो ये था कि अगर आप जब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं और आपको लगता है कि स्क्वायर करने से ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, तो आपको उस वक्त रुकना है और आपको कोई ऑल्टरनेटिव मेथड खोजना है, क्योंकि हमेशा स्क्वायर करना हेल्दी नहीं होता। क्योंकि स्क्वायर करने से क्या हो जाता है, आप अपने डिग्री ऑफ इक्वेशंस को बढ़ा देते हैं और आप जैसे ही अपने इक्वेशंस की डिग्री बढ़ाते हो, सॉल्यूशंस एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं। अब एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस जैसे ऐड हो जाते हैं, उसको टर्मिनेट करने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप यूज करना पड़ेगा। क्या कि आप अपने इनिशियल इक्वेशंस में वो सॉल्यूशन पुट करके देखेंगे कि वेरीफाई करके कि सही है या नहीं। तो इसलिए जो वेरिफिकेशन का स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। तो अगर आपको कोई और रास्ता नहीं दिख रहा है, द ओनली रिजॉर्ट यू सी इज दैट यू हैव टू स्क्वायर, तो आप स्क्वायर बेशक कीजिए, लेकिन स्क्वायर करने के बाद आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका फाइनल आंसर आया है उसको आप डेफिनेटली अपने ओरिजिनल इक्वेशंस में फीड इन करके जरूर वेरीफाई करेंगे कि ये सही है या नहीं। दूसरा जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट किया था कि आपको अक्सर आदत होगा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कॉमन टर्म्स को आप, कॉमन फैक्टर्स को आप काटना शुरू कर देते हो। Please do not cut down the common factors at both sides, because the moment you cross it, let's say अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड में sin x दिखता है और राइट हैंड साइड में भी sin x दिखता है cause a common factor, अगर आप उसको क्रॉस कर देते हैं तो इसका मतलब आपने एक इक्वेशन, अपना एक सॉल्यूशन खो दिया। क्या कर दिया आपने, sin x इज इक्वल टू 0 को कंसीडर ही नहीं किया, और sin x इज इक्वल टू 0 इज अ पार्ट ऑफ योर आंसर, राइट। सो यू कैन नॉट जस्ट क्रॉस इट ऑफ। इवन अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन नहीं, कोई भी इक्वेशन कर रहे हैं, तो क्रॉस करने से हमेशा बचे, कॉमन फैक्टर को क्रॉस ना करें। आपको जब भी एक्सप्रेशन में कॉमन फैक्टर लगे तो आप सारी चीजों को लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड ले जाके कॉमन फैक्टर बाहर निकाल के उसका एक अलग सॉल्यूशन निकालिए, ओके। उसके बाद आफ्टर जो तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने की थी कि अक्सर जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ही नहीं, जब इरेशनल इक्वेशंस भी सॉल्व करते हैं या लॉगरिथमिक इक्वेशन भी सॉल्व करते हैं, तो हम कभी कभी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त इतने इमोशनल हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारा जो एक्चुअल इक्वेशन है उसका डोमेन क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, रैशनल एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता, इरैशनल स्क्वायर रूट वाले एक्सप्रेशन के अंडर में नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता, लॉग में नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। तो ये सारी चीजें जो डोमेन होती है उसको हम कभी कभी इमोशनल होकर भूल जाते हैं वाइल सॉल्विंग। तो वो चीज हमको ध्यान में रखना है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो डोमेन का पार्ट होना चाहिए। जो फाइनल डोमेन है, जो इक्वेशन का जो ओरिजिनल डोमेन है, उसका पार्ट होना चाहिए। अगर आप जब भी आंसर निकालो तो जरूर वेरीफाई कर लो कि जो आपका फाइनल आंसर है दैट इज नॉट अब्यूजिंग द डोमेन ऑफ द ओरिजिनल इक्वेशन। चौथी पार्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि आप जब भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, जब आप जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, आप हो सकता है बिल्कुल सही स्टेप से सही आंसर निकालें, लेकिन हो सकता है कि आपका आंसर
बुक के आंसर की, या अगर आप टेस्ट दे रहे हो या एमसीक्यू कर रहे हो, तो हो सकता है आपका आंसर किसी भी ऑप्शन से मैच ना करे। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपने गलत निकाला। हो सकता है आपका जो मेथड है सॉल्यूशन निकालने का और जो क्वेश्चन जिसने बनाया है उसका मेथड, दोनों का डिफरेंट मेथड है। दैट इज वाई द आंसर मे लुक डिफरेंट बट दे आर नॉट एक्चुअली डिफरेंट। जैसे कि हो सकता है आपका आंसर एन के टर्म्स में कुछ अलग सा एक्सप्रेशन आ रहा हो और फाइनल आंसर एन के टर्म में दूसरा सा एक्सप्रेशन हो। तो कैसे पता करें कि आप और वो दोनों सही हैं, किस तरीके से देखा जाए? तो आप उसका एक तरीका, एक तो सबसे बेसिक तरीका ये होता है कि आपने जैसे अपना जनरल सॉल्यूशन निकाला, उसके लिए n इजिकल टू 1, n इजिकल टू 2, n इजिकल टू 3 के लिए 3-4 टर्म्स लिख दीजिए, अपने सॉल्यूशन के कुछ टर्म्स लिख दीजिए। एट द सेम टाइम वही चीज आप वहां पे देखिए कि जो आपका जो फाइनल आंसर है, जो आंसर की में दिया हुआ है, उसके 3-4 टर्म्स लिख दीजिए। जैसे आप देखेंगे उसके 3-4 टर्म्स और आपके 3-4 टर्म्स मैच कर रहे हैं, कोई भी चीज अब्यूज नहीं हो रहा है, तो आप कह सकते हो कि हाँ सेम है। सेम वे ऑप्शंस के साथ भी कर सकते हैं। जब आप सीक्वेंस सीरीज चैप्टर पढ़ लेंगे तो और आपको अच्छे से ज्ञान हो जाएगा कि कैसे दोनों आंसर सेम है वो कन्वर्ट हम कैसे कर सकते हैं, राइट? बहुत ही बेसिक सी चीज होती है, बहुत मुश्किल वाली चीज नहीं होती। ओनली थिंग यू नीड इज जस्ट नीड अ पीस ऑफ माइंड एंड कूलनेस हेयर, कि आप घबराएं ना, पैनिक ना हो। उसके बाद हमने कुछ टाइप्स की थी, हमने 6 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की बात की थी। पहला टाइप था कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो आराम से फैक्टर आउट हो जाता है, जैसे ही फैक्टर आउट होता है वो लीनियर फैक्टर्स होके हम सॉल्व कर लेते हैं। दूसरी टाइप्स जो हमने बात की थी कि बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है जो वो इजीली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बदल जाते हैं, उसकी भी हमने बात की थी कि उसको कैसे हैंडल करना है। तीसरा ट्रिग्नो टाइप था जिसमें हमने बात की थी कि अगर मान लीजिए आपके ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो दिए हुए हैं उसमें प्लस और माइनस, सम और डिफरेंस दे रखा है, जैसे कि साइन एक्स प्लस साइन 2x या कॉस एक्स माइनस कॉस 3x, इस तरीके से दिया हुआ है, तो आप उसको बड़े आराम से प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो आपको याद होगा साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी और कॉस सी माइनस कॉस डी की आइडेंटिटी। तो वो जो हमने तीसरी टाइप की बात की थी वो थी कि अगर आपका इक्वेशन सम और डिफरेंस में है तो आप उसको एज ए प्रोडक्ट के फॉर्म में बड़े आराम से कन्वर्ट करके अपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। चौथे टाइप में हमने उल्टी बात की थी कि अगर हो सकता है कभी कभी प्रोडक्ट दिया हुआ है और उसको सम करने से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, तो आप प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद हमने पांचवें टाइप में बात की थी ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स दिया हुआ है, तो इसको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे। इसको सॉर्ट आउट करने का हमने 2 तरीका बात किया था। एक तरीका जो हमने ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक 1 में डिस्कस किया है, जब ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे हम करते हैं, हम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करके वो पूरे को सिंपल साइन के फॉर्म में या कॉस के फॉर्म में लिख के एक सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना देते हैं। तो एक तो तरीका वो हो गया। दूसरा हमने एक और तरीका बात किया था कि आप साइन एक्स और कॉस एक्स को tan x बाई 2 के फॉर्म में आराम से लिख सकते हैं। जैसे ही आप साइन एक्स और कॉस एक्स को tan x बाई 2 के फॉर्म में लिख देंगे, वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बन जाएगा, वो रिड्यूसेबल फॉर्म हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो इक्वेशन बन जाएगा tan x बाई 2 के फॉर्म में। उसके बाद आप सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। छठे टाइप में हमने बात की थी कि अगर आपका कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दे रखा है जिसमें सिर्फ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और साइन एक्स कॉस एक्स का जैसा एक्सप्रेशन है, तो उसमें आप साइन एक्स प्लस कॉस एक्स या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं टी, और उसको जब स्क्वायर करेंगे तो साइन एक्स कॉस एक्स अपने आप निकल के आ जाएगा। ये अब तक हमने बात की थी। मैं बार बार आपको जैसा कि अब तक हम इतने सारे लेक्चर्स कर चुके हैं तो आप बार बार देख रहे होंगे, मैं बार बार रिजल्ट्स पे बहुत फोकस करता हूं, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इज टू रिटेन द रिजल्ट। अगर आपके रिजल्ट ही अगर आपको याद नहीं है तो आप कितने सवाल कर लोगे, और सवाल करने से फायदा क्या होगा। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपको रिजल्ट पता है कि नहीं। अगर रिजल्ट पता है तो फिर, जैसे अगर आपको रिजल्ट पता है तो 10 सवाल वुड बी सफिशिएंट। रिजल्ट नहीं पता है, रिजल्ट का डेरिवेशन नहीं पता, तो आप 50 से 100 सवाल कर दो, कोई मतलब नहीं है, वो आप बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो इसलिए हमेशा फोकस करो टू अंडरस्टैंड द वाई पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, why this result is coming, how this result is coming, what is this result and how can we apply it। एक बार जब आप ये चीज क्लियर होगा तो 500 सवाल करने की जरूरत नहीं होगी, फिर 50 सवाल में आपका काम हो जाएगा, 50 से 60 वेरिएशंस देखने से आपका काम हो जाएगा। तो डोंट वरी अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, जस्ट वरी फर्स्ट, द फर्स्ट वरी शुड बी डू आई नो द रिजल्ट्स, द सेकंड वरी शुड बी डू आई नो हाउ दीज रिजल्ट्स आर कमिंग, डू आई नो व्हाई दीज रिजल्ट्स आर ट्रू। ये तीनों हो जाएगा तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जो अपने आप आपकी शार्पन हो जाती है, वो नेचुरल प्रोसेस होता है। तो डोंट गेट
सो बॉग्ड अप और पैनिक कि हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग कम कर रहे हैं। नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग आप करेंगे, सफिशिएंट करेंगे और एक्स्ट्रा सफिशिएंट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपका बेस तैयार होना चाहिए कि आपको रिजल्ट्स याद है कि नहीं। आपको अगर साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, ये सभी नहीं पता है तो कितने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करके आप करेंगे। आइए आज हम लोग क्या करते हैं, आज मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लाया हूं। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हमने ऑलरेडी हैंडल करना सीख लिया, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इन इक्वेशन बहुत ही आसान है, ऑलरेडी आप इन इक्वेशन का कॉन्सेप्ट जानते हैं, तो यू वोंट फेस बिग प्रॉब्लम हियर। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। पहला सवाल देखिए क्या है, यहां पे दे रखा है साइन एक्स इंटू अ ब्रैकेट, ब्रैकेट में एक है कॉस एक्स बाई फोर माइनस टू साइन एक्स प्लस वन प्लस साइन एक्स बाई फोर माइनस टू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। देखने में ये सवाल डरावना सा है क्योंकि बहुत सारे टर्म्स हैं, लेकिन अगर आप इसको ओपन अप करेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। जैसे कि साइन एक्स को मैं कॉस एक्स बाई फोर से मल्टीप्लाई कर दूं, साइन एक्स को मैं टू साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दो टर्म बन जाएगा। वन को मैं कॉस एक्स से कर दूं, ये तीन टर्म हो जाएगा। साइन एक्स बाई फोर को कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करूं, चौथा टर्म हो जाएगा। और टू माइनस टू कॉस एक्स होती है पांच टर्म्स। तो बेसिकली ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, ये बेसिकली पांच टर्म्स में ब्रेक हो। आइए सॉल्व करते हैं इसे। जैसा कि आप देख सकते हैं, साइन एक्स जाके बन जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई फोर, और साइन एक्स माइनस टू साइन एक्स के साथ बन जाएगा माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। ये बन जाएगा कॉस वन इंटू कॉस एक्स, फिर साइन एक्स बाई फोर इंटू कॉस एक्स माइनस टू कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल जीरो। तो ये जो पांच टर्म्स हमारे बने हैं, इसमें देखिए खास बात क्या क्या दिख रही होगी आपको। एक दिख रहा होगा ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई फोर और साइन एक्स बाई फोर इंटू कॉस एक्स, आपको ये दोनों टर्म्स दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं दिस इज साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स प्लस एक्स बाई फोर। अब इसको देखिए, ये है माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स और ये है माइनस टू कॉस स्क्वायर एक्स। इसमें मैं माइनस टू कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या आ जाता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। आप जानते हैं क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये क्या है, ये कॉस एक्स है, ये एज इट इज कॉस एक्स आ गया। क्या बन गया, इक्वल टू जीरो। इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूं, इसको बेटर तरीके से लिखूं तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा साइन फाइव एक्स बाई फोर, ये बन जाएगा माइनस टू, ये बन जाएगा प्लस कॉस एक्स। अब फाइनली मैं रीअरेंज कर दूं तो ये हो जाएगा साइन फाइव एक्स बाई फोर प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू। ना ये एक नई चीज मुझे दिखाई दी, मैंने अब तक ऐसा इक्वेशन सॉल्व करना नहीं सीखा है। हमने देखा था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हैंडल करना, लेकिन यहाँ पे एंगल दोनों के डिफरेंट हैं। साइन सी प्लस साइन डी को हैंडल करना था, यहाँ पे दोनों रेशो अलग हैं। तो कहीं ना कहीं अब हमने जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस दिखे हैं वहां पे वो सारे वेरिएशन से मैच नहीं कर रहा। तो अब हमें क्या करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आप गौर से जब ध्यान से देखोगे तो आपको इक्वेशन में ही आंसर दिखाई देगा। ये क्या है, टू, और यहाँ क्या है साइन फंक्शन, और यहाँ क्या है कॉस फंक्शन। साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, वन। कॉस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, वन। तो ये दोनों जब अपने मैक्स को रीच करेगा तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज ये इक्वेशन का कोई मतलब ही नहीं है। अगर साइन फाइव एक्स बाई फोर वन से कम हो जाए या कॉस एक्स वन से कम हो जाए तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं दोनों को मैक्सिमम रीच करना है एट द सेम टाइम। तो मतलब साइन फाइव एक्स बाई फोर को वन होना है एट द सेम टाइम, तो एंड कॉस एक्स को भी वन होना है। दोनों को एक साथ वन होना पड़ेगा। अब दोनों को एक साथ वन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब देखिए इसको अगर आप सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा, इसको सॉल्व कीजिए तो आप आएगा फाइव एक्स बाई फोर इज इक्वल टू फोर एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू। आपको पता है ये रिजल्ट, हमने लास्ट क्लास में ये किया था साइन एक्स इक्वल टू वन का रिजल्ट। तो साइन एक्स इक्वल टू वन तो एक्स इज फोर एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू, और फाइव साइन फाइव एक्स बाई फोर इज इक्वल टू वन, तो फाइव एक्स बाई फोर वुड बी इक्वल टू फोर एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू। आप क्रॉस कर दीजिएगा फोर बाई फाइव को तो क्या बन जाएगा, टू पाई बाई फाइव इंटू फोर एन प्लस वन। एट द सेम टाइम आपको एंड कंडीशन लेते हुए चलना है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos x वन है तो cos x का जनरल सोल्यूशन क्या होता है, x इज इक्वल टू टू एम पाई। यहाँ पे मैंने n यूज किया, यहाँ पे मैंने m यूज किया, क्योंकि दोनों डिफरेंट इंटीजर्स होंगे। एट द सेम टाइम कहानी एक के ट्रू होने से दूसरा ट्रू नहीं होता, मतलब अगर ये ट्रू है और ये ट्रू नहीं हुआ तो पार्ट ऑफ द आंसर नहीं होगा, या ये ट्रू है
और ये ट्रू नहीं हुआ तो भी पार्ट ऑफ द आंसर नहीं हुआ। क्या होना है, दोनों को एक साथ ट्रू होना होगा। दोनों को एक साथ ट्रू होने का मतलब क्या है, मतलब दोनों की जो वैल्यूज होनी चाहिए वो बराबर होनी चाहिए, तभी, क्योंकि इसका एक जनरल टर्म है, ये एक सीरीज है और ये एक सीरीज है, इसमें कुछ टर्म्स होंगे, इसमें कुछ टर्म्स होंगे, इन दोनों के कॉमन टर्म्स वुड बी माय आंसर, क्योंकि कंडीशन क्या है, एंड। अब कॉमन टर्म्स कैसे करें, तो कॉमन टर्म्स निकालने के लिए या तो मैं इसका पूरा सिंगुलरली इसके टर्म्स देखूं, इसके सिंगुलरली टर्म्स देखूं और फिर सॉल्व करूं, या एक और तरीका है, क्या कर दूं मैं, 2π/5 इंटू 4n+1 को मैं इक्वेट कर दूं 2m π, जिसमें पता है मुझे m एंड n आर इंटीजर्स, मुझे ये पता है कि m और n क्या है, इंटीजर्स हैं। मैंने पाई से पाई को कट कर दिया तो क्या मेरे पास आया, मेरे पास आया 8n प्लस, या एक और भी कट हो जाएगा, देखिए क्या, 2 से 2 कट हो जाएगा तो क्या आया, 4n+1 इज इक्वल टू 5m, राइट। तो मैं ये कह सकता हूं कि m इज इक्वल टू 4n+1/5, मतलब ये कंडीशन इज द where my answer would lie। अब मुझे पता है कि for certain values of n only m integer बनेगा, हर value of n के लिए m integer नहीं बनेगा। तो let's see कौन कौन से values of n के लिए, values of n for which m would become integer, m would also be integer, ये निकालना बहुत जरूरी है, तभी हमारा आंसर निकलेगा। तो मैंने कहा कि अगर मान लीजिए n की वैल्यू में 1 डाल देता हूं तो m क्या आता है, m आ जाता है, n की वैल्यू मैंने डाला 1 तो क्या आ जाएगा, 4+1 5/5 दैट इज 1। तो n इज इक्वल टू 1 पे m इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है। सो पहला तो मुझे एक टर्म तो मुझे मिल गया, लेकिन एक टर्म से आप पूरे सीक्वेंस नहीं लिख सकते, आपको पूरे सीक्वेंस को डिकोड करना होगा। सिमिलरली मैं अगर हिट एंड ट्रायल करूं, n इज इक्वल टू 2 डालूं, n इज इक्वल टू 2 पे डेफिनेटली आप पुट कीजिए तो क्या आएगा, n को 2 डालो तो ये बन जाएगा 9/5, नॉट एक्सेप्टेड। मैंने n को डाल दिया 3 तो ये बन गया 13/5, अगेन नॉट एक्सेप्टेड। मैंने n को डाल दिया 4 तो क्या आया, 4 4 16 17/5, अगेन नॉट एक्सेप्टेड। फिर मैंने डाला n इज इक्वल टू 5 तो क्या बन गया 21/5, अगेन नॉट एक्सेप्टेड। n इज इक्वल टू 6 क्या आया 25/5 विच इज 5, एक्सेप्टेड। तो मतलब n 1 है और 6 पे m की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आ रही हैं। तो देखिए अगर मैं पैटर्न बनाऊं n और m का, तो मुझे 1 पे पता चल रहा है, 6 पे, 11 पे, 16 पे, 21 पे, इन सारों पे हमारा कॉरस्पॉन्डिंग ये क्या आएगा, ये हो जाएगा 1, ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा 9, ये बन जाएगा 13, ये बन जाएगा 17। कैसे ही आया आप देख सकते हो, पैटर्न आप ऑब्जर्व कर सकते हो। आपको पता है m इज इक्वल टू 4n+1/5। तो अगर आप गौर से देखोगे, आप कोई भी, आप इन सारे वैल्यूज पे आपको पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग इन वैल्यूज ऑफ n के लिए कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ m ये है होगा जो कि इंटीजर्स होगा। अगर आप बीच में कोई भी नंबर पिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इंटीजर नहीं आ रहा है। दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो आपने क्लास 10th में पढ़ा है। तो अगर मैं n को देखूं, n का जो जनरल टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या है 1, सेकेंड टर्म क्या है 6, थर्ड टर्म क्या है 11, फोर्थ टर्म क्या है 16, फिफ्थ टर्म क्या है 21। फर्स्ट टर्म 1 है, अगर मैं कहूं pth टर्म क्या है तो p-1 इंटू डी क्या होगा, d इज 5, सो इसको मैं कह सकता हूं 5p-4। तो n का जनरल टर्म क्या है, n अगर 5p-4 रख दिया जाए, n की वैल्यू अगर मैं 5p-4 रख दूं तो m इंटीजर बन जाएगा, m इंटीजर बन जाएगा। तो मतलब इन वैल्यूज ऑफ n के लिए मेरा आंसर m के साथ सेटिस्फाई कर जाएगा। लेकिन अगर मैं m की पैटर्न देखूं, m की पैटर्न है, फर्स्ट टर्म है 1, सेकेंड टर्म है 5, थर्ड टर्म है 9, फोर्थ टर्म है 13, फिफ्थ टर्म है 17। तो आप इसमें भी देखोगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो कॉमन डिफरेंस 4 का आ रहा है, AP है, तो आप इसको भी लिख सकते हो, ये क्या हो जाएगा 1 + p-1 इंटू 4, दैट मेक्स इट m इज इक्वल टू 4p-3। तो मतलब या तो मैं कहूं n इक्वल्स 5p-4 या मैं कहूं m इक्वल्स 4p-3, किसी एक को आप पिक कर सकते हो,
या तो इसको पिक करो या तो इसको पिक करो। आपने भी आंसर क्या लिखा था? आपने आंसर लिखा था x इज इक्वल टू, ये आपका आंसर आया था, दोनों एंड कंडीशन के साथ है। तो ये आंसर आया था 2π/5 इंटू 4n+1 एंड 2m π। आपने इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना था। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन से मुझे पता चला या तो मैं m को 4p-3 फॉर एवरी इंटीजर ऑफ p बिलोंग्स टू z के लिए ट्रू है, या मैं इसको लिख दूं n ट्रू है फॉर एवरी p बिलोंग्स टू z। तो आपका दोनों में से कोई एक आंसर आप लिख सकते हो, या तो आप इसको लिख दो सीधे 2π इंटू m इज 4p-3 वेयर p बिलोंग्स टू इंटीजर, ये आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज ऑल राइट। या आप ये आंसर भी लिख सकते हो कि x इज इक्वल टू 2π/5 इंटू 4 इंटू n क्या आया है 5p-4+1 फॉर p बिलोंग्स टू z। दोनों में से कोई एक आंसर लिख दीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। क्योंकि या तो आपको इन दोनों के बीच का जो आपको कॉमन टर्म निकालना था वो आपने निकाल दिया। आपने देखा कि p के एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए कोरस्पॉन्डिंग m इक्वेट हो जा रहा है, या m के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से भी कोरस्पॉन्डिंग टर्म उससे इक्वेट हो जा रहा है। हमें कॉमन टर्म्स चाहिए थे तो सिर्फ एक वुड बी द आंसर, तो आप किसी एक को भी लिख सकते हो। दिस इज ऑल्सो राइट, दिस इज ऑल्सो राइट। बच्चा ये लिखता है तो भी इसको पूरे मार्क्स मिलेंगे, बच्चा ये लिखता है तो इसको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आंसर की और एमसीक्यू में यू नो हाउ टू टैकल इट, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब हम जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इन इक्वेशन पे। मान लीजिए आपको ये सवाल दे रखा है, सिंपल सा सवाल है, sin x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0.5। सिंस आपको पता है कि sin x जो फंक्शन है इसका पीरियड 2π है, तो मैं 0 से 2π ग्राफ को एनालाइज करूंगा, उसके बाद जनरलाइज कर दूंगा। तो आइए पहले ग्राफ बना लेते हैं 0 से 2π तक का। लेट से ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। मैंने 0 से 2π के लिए ग्राफ बनाया। लेट से आई चोज रेड कलर और मैंने कहा लेट्स कॉल दिस एज 1 एंड दिस एज -1, है ना। रफ बना रहे हैं, डोंट वरी। और इसे मैंने कह दिया π/2, इसे कह दिया पाई, इसे कह दिया 3π/2, इसे कह दिया 2π। since you know this, since you know ग्राफ -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। आई एम जस्ट शोइंग यू द डायग्राम, डोंट वरी। बार बार आपको ये करने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर योर क्लैरिटी मैंने ये ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। आपने डोंट वरी अबाउट द स्केल, थोड़ा सा इसको नीचे लाया जा सकता है, थोड़ा सा इसको नीचे ले आइए। अब देखिए क्या हो रहा है। लेट्स से मैं रेड से ड्रॉ कर देता हूँ π/2 पे। ये दिस इज π/2, दिस इज पाई, दिस इज 3π/2, दिस इज 2π। आपको पता है ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, फिर ये ग्राफ यहाँ से ऐसा आएगा, फिर ऐसा आएगा, फिर ऐसा आएगा, राइट। सो दिस इज योर ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू sin x, रफ ग्राफ। उसके बाद अगर मैं y इज इक्वल टू हाफ ड्रॉ करूँ, लेट्स ड्रॉ इट विथ ग्रीन कलर। मैंने कहा ये आपका हाफ है, तो ये आपका हाफ बन गया, राइट। ये आपका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये आपका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। आप कह सकते हो दिस इज एंड दिस इज। ये बताइए कहाँ पे हाफ होता है? आपको पता है π/6 पे होता है, और यहाँ पे होता है 5π/6 पे। तो आप देख सकते हो कि इस जोन में π/6 से 5π/6 के जोन में आपका sin x हाफ से बड़ा है, ठीक है। ये आपको साफ दिख रहा है, दिस येलो जोन, जहां पे आपका साफ दिख रहा है कि आपका sin x हाफ से बड़ा है। तो आप कह सकते हो आपका एक आंसर होगा π/6 से 5π/6। आपको पता है ये कहानी फिर से रिपीट करेगी 2π पे, ये पूरा इंटरवल 0 से 2π है, तो आप लिख सकते हो यूनियन π/6 प्लस 2π, 5π/6 प्लस 2π। फिर ये रिपीट करेगा π/6 प्लस 4π, यूनियन 5π/6 प्लस 4π। इसी तरीके से आप इधर भी जाओगे तो -2π प्लस π/6,
कॉमा -2 पाई + 5 पाई/6। तो ये पूरी कहानी को अगर मैं जनरलाइज करके लिखूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2n पाई + पाई/6 कॉमा 2n पाई + 5 पाई/6। दोनों ओपन ब्रैकेट रखेंगे सिंस दिस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर, सो दिस एंड दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द आंसर। बाहर पे आप बड़ा सा u बना दोगे, दैट इज द कॉन्सेप्ट कि आपने जितने भी n की वैल्यूज होगी वो सबके लिए यूनियन होगा, और यहाँ पे आप छोटा सा लिख दो n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू z। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट योर आंसर फॉर इनइक्वालिटी। ग्राफ अगर डेसिमल्स ग्राफ पे देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से दिखाई देगा। आपको देख रहा है ये आपका y = ½ है और ये y = sin x है, और आपको दिख रहा होगा ये जोन आपका जहाँ पे sin x बड़ा है, तो ये आपके छोटे छोटे पहाड़ दिख रहे होंगे जो येलो रीजन के, दैट इज योर एरिया विच इज sin x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0.5। तो ये पाई/6 है, ये 5 पाई/6 है, सो दैट इज रिपीटिंग आफ्टर 2 पाई। सो व्हाट, यहाँ पे देखो मैंने वैल्यू भी दे दी, ये देखो आप इसको आराम से देख सकते हो, आप देख सकते हो क्या हो रहा है कहानी। तो आप देखो क्या है ये पॉइंट क्या है पाई, ये देखो क्या है पाई/6, और ये क्या है 5 पाई/6, ये देखो क्या है 13 पाई/6, और देखो ये क्या है 17 पाई/6। तो अगर आप 2 पाई ऐड करोगे तो 13 पाई/6, और इसमें करोगे तो 17 पाई/6। वैसे ही -2 पाई करोगे तो यहाँ पे इधर आ जाओगे। सो जनरली यू कैन से 2n पाई + पाई/6, 2n पाई + 5 पाई/6, n बिलोंग्स टू z। इसके लिए जनरल रिजल्ट्स याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत आराम से आप जनरल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 पाई का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। उसी तरीके से tan x इज लेस देन और इक्वल टू -√3 है। इसमें tan x मैंने इसलिए दूसरा एग्जांपल लिया क्योंकि tan x का पीरियड पाई होता है, तो इसमें कुछ नहीं होता, आपको बस एक ही पार्ट करना है। आप एक बार देख लो, सिंस आपको पता है कि प्रिंसिपल ब्रांच tan x का क्या होता है -π/2 से π/2, उसके बाद ये रिपीट करता है, तो आप -π/2 से π/2 ऑब्जर्व करो और उसके बाद n पाई लगा दो। देखो कैसे, फिर से दिखा देता हूं मैं ये कार्टेशियन प्लेन बना देता हूँ। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बन गया, मान लीजिए मैंने एसिम्प्टोट बना दिया, दिस इज π/2 एंड दिस इज, मैंने इतना ही दूर -π/2 बना दिया। ठीक है, ये आपका कार्टेशियन प्लेन बन गया है, ये आपके एसिम्प्टोट्स बन गए हैं π/2 से -π/2। y = tan x का ग्राफ बना देते हैं झट से। तो y = tan x का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा, राइट। दिस इज योर y = tan x। अब क्या करना है, अब मुझे चाहिए y = -√3। चलो ब्लैक से बना देते हैं, y = -√3। तो मान लीजिए आपका कहीं पे यहाँ पे -√3 होगा, तो मैंने यहाँ से आपको क्या कर दिया, मैंने यहाँ से y = -√3 बना दिया। तो थोड़ा सा ऊपर ले जाइए, दिस इज y = -√3। आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चल चुका होगा, दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सिंस ये लेस देन इक्वल टू 0 है तो ये इंक्लूड करेंगे। अब देखिए, आप गौर से देखिए, अगर आप रीजन देखना चाहेंगे तो आपको पता है कौन से वैल्यूज के लिए आपका, देखिए आपको क्या है यहाँ पे -√3 बड़ा होना चाहिए, मतलब कहाँ पे ब्लैक बड़ा है रेड से। तो आप देख सकते हो इस जोन में, इस जोन में आपका रेड ब्लैक से नीचे है, राइट, दिस इज द जोन। बाकी आप अगर गौर से बाकी जोन में देखेंगे तो क्या होगा, बाकी जोन में आपको साफ दिखाई देगा कि, और ये जोन क्या है, ये रीजन अगर आपको लिखना चाहें तो आप कैसे लिख सकते हैं, ये रीजन है -π/2, ये ओपन होगा क्योंकि ये एसिम्प्टोट है, और ये क्या है, ये है -π/3, ये क्लोज हो जाएगा। और ये जो रीजन है -π/2 से -π/3, ये रिपीट करेगा, हमेशा यहाँ पे आएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे फिर से ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, राइट। तो फिर से ये जोन हो जाएगा, दिस इज द जोन जहां पे दिस इज द जोन जहां पे ये रिपीट करेगा। सो व्हाट यू कैन से, यू कैन से द आंसर इज -π/2 से -π/3 यूनियन -π/2, सॉरी -π/2 प्लस पाई कॉमा -π/3 प्लस पाई क्लोज ब्रैकेट। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिखूंगा -π/2
से माइनस पाई बाई थ्री, ये ओपन ये क्लोज, यूनियन माइनस पाई बाई टू प्लस पाई कॉमा माइनस पाई बाई थ्री प्लस पाई क्लोज, यूनियन माइनस पाई बाई टू प्लस टू पाई कॉमा माइनस पाई बाई थ्री प्लस टू पाई क्लोज, ऐसे चलता रहेगा। तो इसको आप जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? आप लिख सकते हो एन पाई माइनस पाई बाई टू प्लस एन कॉमा एन पाई माइनस पाई बाई थ्री क्लोज, बाहर यू एन बिलोंग्स टू जेड। ये आपका आंसर हो जाएगा। और डेसिमल ग्राफ पे अगर आप देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं एसिम्पटोट और ये रीजन जो है आपका, दिस जहाँ मैं रेड जोन जो बना रहा हूँ, ये रेड पे आप क्या है, आपका tan x माइनस रूट थ्री से बराबर या छोटा है। देख रहे हैं वो जोन क्या है? वो जोन है माइनस पाई बाई थ्री से माइनस पाई बाई टू से माइनस पाई बाई थ्री, विच इज रिपीटिंग, जो आके यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। आप इसका ग्राफ आराम से देख के एनालाइज कर सकते हैं। आइए इस सवाल को देखते हैं। क्या है? लिखा है टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इज लेस देन इक्वल टू टू वेयर एक्स बिलोंग्स टू where x lies between pi by 2 and 3 pi by 2 both included। तो ये जो इनइक्वालिटी है यहाँ पे, अभी तक हमने जो इनइक्वालिटी देखी थी बड़ी सिंपल थी। यहाँ पे थोड़ा सा आपको वर्कआउट करना पड़ेगा टू सॉर्ट आउट की कैसे करना है। और यहाँ पे आपको x की बाउंड्री भी दे रखी है कि आपको जनरल सॉल्यूशन नहीं निकालना है। पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू में आपको वैल्यूज ऑफ x बताने हैं जो इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ओके, तो आइए देखते हैं। अगर मैं सवाल को देखूं तो बेसिकली मैं इक्वेशन को जैसे हैंडल करता हूं वैसे ही एक्सप्रेशन को हैंडल करने की कोशिश करूंगा। सिंस आपको पता है यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स है और यहाँ पे sin x है, तो या तो मैं पूरी कहानी को cos में बदलूं या पूरी कहानी को sin में बदलूं। डेफिनेटली पूरी कहानी को cos में बदलने में बहुत कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन पूरी कहानी को sin में बड़े आराम से बदला जा सकता है। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इज लेस देन इक्वल टू टू। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, 2 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इज लेस देन इक्वल टू टू। सिंस आप देख रहे हो आराम से यहाँ पे लिखा जा सकता है माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि 2 माइनस टू जीरो हो जाएगा। सिंस आई my higher degree term is in negative, so what I can do, I can multiply with minus, so this will become 2 sin square x minus sin x should be greater than equal to 0. Sign will reverse because I have multiplied with minus. Now this is something like a quadratic form, wavy curve जैसा हो गया है। हम assume करेंगे y is equal to sin x। यहाँ पे जो ध्यान में रखना है, जो हमने y को sin x बताया तो y की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही होनी चाहिए, क्योंकि sin x -1 से 1 के बीच में होता है। तो हमने sin x को रिप्लेस किया y से, तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसका वेवी कर्व करेंगे तो 2y स्क्वायर माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो y कॉमन ले लो तो बन जाएगा 2y माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। वेवी कर्व में अगर मैं लिखूं तो सिंपल सी बात है, अगर वेवी कर्व देखूं तो ये हो गया हाफ पे जीरो और ये हो गया जीरो पे जीरो। तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। एट द सेम टाइम दिस इज अ स्लैक इक्वेशन। इन इक्वेशन मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू है तो हाफ भी पार्ट होगा और जीरो भी पार्ट होगा। तो मैं कह सकता हूं ये कहानी और ये कहानी, बट एट द सेम टाइम मुझे पता है कि y कहां से कहां तक लाई करता है, y -1 से 1 के बीच में ही लाई कर सकता है। तो ये रेड कहां तक जाएगा, ये रेड जाएगा 1 तक, और ये रेड लेफ्ट में कहां तक जाएगा, ये लेफ्ट में जाएगा -1 तक। सो दिस रेड जोन इज द वैल्यू वेयर y बिलोंग्स। सो y बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन हाफ से 1। ऑल पॉइंट्स बाउंड्री पॉइंट्स वुड बी इंक्लूडेड बिकॉज हमें ये पता है कि y इज अ पार्ट ऑफ -1 to 1 इंक्लूडिंग -1 एट द सेम टाइम हमें ये भी पता है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हाफ और 0 इज एक्सेप्टेबल जोन। तो आप कह सकते हो कि आपका जो साइन x है वो लाई करेगा -1 से 0 यूनियन हाफ से 1। तो अगर मैं देखूं पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू, तो पहले मैं 0 से 2 पाई तक का ग्राफ बना लेता हूं। अगर मैं 0 से 2 पाई तक का ग्राफ बना लेता हूं, लेट्स चेक आउट द ग्राफ। ब्लैक से मैं बनाऊंगा ग्राफ। ब्लैक से मान लीजिए आपने कुछ ऐसी पहाड़ बना ली साइन एक्स की, ये हो गया, पार्डन माय स्केच, कुछ ऐसा बन गया, डोंट वरी।
और आप कह रहे हो कि आपकी जो साइन एक्स है, कौन कौन सी एक्सेप्टेबल जोन है? आप कह रहे हो साइन एक्स -1 से 0 हो सकता है, साइन एक्स -1 से 0 हो सकता है, मतलब ये हो सकता है आपका साइन एक्स, साइन एक्स -1 से 0 हो सकता है, मतलब ये जोन एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो कि साइन एक्स हाफ से 1 के बीच में होना चाहिए। अगर मैं गौर से देखूं, ये हाफ है और ये 1 है, तो आप कह रहे हो इन दोनों के बीच में होना चाहिए। तो अगर इन दोनों के बीच में देखूं, तो अगर मैं कलर करूं तो ये जोन, तो ये येलो जोन आपका एक्सेप्टेबल जोन है फॉर 0 to 2 पाई। बट क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया? क्वेश्चन पूछा गया π/2 से 3π/2। तो लेट्स से ग्रीन से मैं π/2 जोन बना रहा हूँ, तो ये हो गया मेरा ग्रीन π/2 जोन। सो ये हो गया मेरा π/2 जोन, और ये हो गया मेरा 3π/2 जोन। तो मेरा जो आंसर है वो क्या है? मेरा आंसर है येलो जोन। सो दिस जोन इज माय आंसर एंड दिस जोन इज माय आंसर, राइट। तो इस जोन का आप मार्क कर देते हैं। ये आपको ऑलरेडी पता है, दिस इज π/2, सॉरी, दिस इज π/2 एंड दिस इज 3π/2। ये आपको ऑलरेडी पता है, दिस इज पाई। ये आपको पता होना चाहिए, ये क्या है? π/2। ये है हाफ का करस्पॉन्ड क्या आएगा π/2 से पाई? 5π/6। तो जो आपका जोन है वो ये एक्सेप्टेबल जोन है, ये एक्सेप्टेबल जोन है, 0 π/2 से 5π/6 और पाई से 3π/2। तो आप क्या कहोगे आंसर? आप कहोगे π/2 से 5π/6 यूनियन पाई से 3π/2। दिस इज द आंसर। और अगर आपको जनरलाइज फॉर्म में है तो आपको पता है कि 2 पाई से ये कहानी फर्दर, ये जोन आपका 2 पाई पे रिपीट करेगा, ये जोन आपका 2 पाई पे रिपीट करेगा। यू नो हाउ टू राइट देम इन अ यूनियन। अगर आप डेसिमस ग्राफ पे देखना चाहते हो तो डेसिमस ग्राफ पे मैंने ये ग्राफ बना रखा है। देखिए फंक्शन मैंने सीधे फीड इन किया। आपको ये ग्राफ अभी बनाना नहीं आएगा क्योंकि अभी आप बहुत ज़्यादा ग्राफ के कॉन्सेप्ट्स नहीं सीखे हैं, अभी आपने कैलकुलस भी शुरू नहीं किया है। बट एट द सेम टाइम जस्ट टू हैव अ लुक कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, आप देख सकते हो दिस पॉइंट इज x इज इक्वल टू π/2। आप देख सकते हो ब्लैक से, और ये रेड से x इज इक्वल टू 3π/2। अब देख सकते हो इन दोनों के बीच में जो आपका ग्राफ है वो, देखो मैं ग्रीन से ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, यहाँ ये देखो ये जो जोन है, ये ग्रीन से जो मैं जोन कर रहा हूँ, ये पार्ट फंक्शन का जो कि 2 से कम है। फिर यहाँ देखिए ये पार्ट फंक्शन का जो 2 से कम है, ये पॉइंट क्या है? π,2। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है π,2 और यहाँ क्या है? 5π/6। तो आपका जोन में कौन सा पार्ट नहीं आ रहा है? ये पार्ट नहीं आ रहा है आपका जोन में, देख रहे हैं? तो आप लिख सकते हैं π/2 से 5π/6 यूनियन तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? π/2 से 5π/6 यूनियन पाई से 3π/2। आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। ये ग्राफ अभी आप बनाना नहीं सीखेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये भी बना लेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ आपको बनाना आता है। एंड सिंस यू नो कि 0 से 2 पाई तक कहानी क्या है, उसके बाद आप अज्यूम कर लेंगे। अभी हमने ग्राफ के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं सीखे हैं, बट अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो ये ग्राफ भी आप समझ जाएंगे। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए क्या है, ये दूसरा इन इक्वेशन है जहां पे cos टू द पावर 4x प्लस sin टू द पावर 4x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0.5 लिखा है। मतलब ये 4 डिग्री है। बच्चे लोग घबरा गए होंगे, लेकिन आपको याद होगा मैंने आपके फर्स्ट आइडेंटिटी क्लासेस में बताया था कि एक आइडेंटिटी होता है cos टू द पावर 4 थीटा प्लस sin टू द पावर 4 थीटा। वो क्या होता है? वो होता है -2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। अगेन जब आप साइन एक्स कॉस एक्स को साथ देखते हो तो आपको साइन 2 थीटा खटक से याद आता होगा। तो आप इसको लिख सकते हो हाफ इंटू 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0.5। इसको आप क्या लिख सकते हो? -हाफ साइन स्क्वायर 2 थीटा। चलो थोड़ा जल्दी कर दिया एक स्टेप। यहाँ पे देखो आप इसको क्या लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब 2 साइन एक्स कॉस एक्स को क्या लिख सकते हो? साइन 2x का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0.5। तो मैं इस पूरी कहानी को लिख सकता हूं 1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर 2x ग्रेटर देन 0.5। तो आइए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पेज पे ले जाते हैं। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा इस इक्वेशन को, इसका इक्विवेलेंट इक्वेशन लिखा 1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर 2x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन हाफ। अब इधर आप ले जाओ तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर
2x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। अब देखो हाफ माइनस हाफ हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, हाफ कॉमन, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x is strictly greater than 0, so I can say 1 minus sin square 2x is strictly greater than 0। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ cos square 2x is strictly greater than 0। यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी कहानी कि हमने क्या किया है, राइट? या तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हमने फॉलो की। अब क्वेश्चन है cos square 2x is strictly greater than 0 का क्या आंसर होना चाहिए? आपको डेफिनेटली पता है कि cos 2x कहां से कहां लाई करेगा, -1 से 1, आपको ये बात बेसिकली आराम से पता होगा। और अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो आप कहोगे 0 से 1 के बीच में, तो डेफिनेटली फॉर ऑल वैल्यूज ये ट्रू है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। और अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो मुझे पता चल चुका है कि ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट cos 2x should not be equal to 0, इससे ये पता चल रहा है cos 2x should not be equal to 0। तो cos 2x should not be equal to 0 का मतलब क्या हुआ, 2x should not be equal to, आपको पता है cos 2x कब होता है 0, जब 2x हो जाएगा π/2, 3π/2, 5π/2, तो आप इसको क्या लिखोगे 2n + 1 इंटू π/2। तो आप क्या लिख सकते हो, x should not be equal to 2n + 1 π/4। तो आप लिख सकते हो ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 2n + 1 π/4, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब अगर देखने में डरावना सा लगता है पावरफुल, लेकिन आप जैसे सॉर्ट आउट करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान कैटेगरी में आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि क्योंकि आपको x में आंसर निकालना है तो आप ये लिखोगे x शुड नॉट 2x, अगर 2n + 1 π/2 नहीं है तो x शुड नॉट बी इक्वल टू 2n + 1 इंटू π/4। ये गलती मत करना जो बहुत ही बेसिक गलतियों में आता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द नंबर। अब देखिए एक नया कैटेगरी आया है, अब आपको सॉल्व नहीं करना है क्वेश्चन, आपको बस बताना है नंबर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है कि आपको बताना है कितने जगह आपका इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर दे आर इंटरसेक्टिंग। एट व्हाट पॉइंट दे आर नॉट कंसर्न, दे आर जस्ट कंसर्न कि कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। जितने पॉइंट पे sin x और x² + x + 2 इंटरसेक्ट करेगा वो हमारा सॉल्यूशन होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो नॉलेज चाहिए वो चाहिए कि क्या आप y = sin x का ग्राफ जानते हैं, डेफिनेटली। क्या आप y = x² + x + 2 का ग्राफ जानते हैं, ये ग्राफ आप ड्रॉ करना जानते हैं या नहीं? तो आई एम श्योर आपने क्लास 10th में ये ग्राफ ड्रॉ किया है, आपको पता है ये पैराबोलिक ग्राफ होता है। तो जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे तो इसको अच्छे से सीखेंगे, लेकिन मैं झट से आपको इसका स्टेप बना देता हूं कि अगर हाउ टू ड्रॉ अ क्वाड्रेटिक, हाउ टू ड्रॉ y = ax² + bx + c। जब हम क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे तो भी मैं इसको फिर से रिपीट कर दूंगा। इसमें आपको देखने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले आपको देखना होता है इफ a इज पॉजिटिव तो आप कहते हो पैराबोला अपवर्ड होगा, इफ a इज नेगेटिव तो आप कहते हो पैराबोला डाउनवर्ड होगा। ठीक है, दूसरा आप कहते हो इफ d इज ग्रेटर देन 0 तो आप कहते हो पैराबोला या तो ऐसा होगा या तो पैराबोला ऐसा होगा, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा। अगर आप बोलते हो d = 0 तो आप कहते हो पैराबोला या तो ऐसा होगा या तो पैराबोला ऐसा होगा, और d < 0 तो आप बोलोगे पैराबोला या तो टोटली ऊपर होगा या टोटली डाउनवर्ड होगा। तो आपको दो चीज पता चल चुका है कि अगर a पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड और डाउनवर्ड होता है, अगर a पॉजिटिव है तो अपवर्ड होगा और a नेगेटिव है तो डाउनवर्ड होगा। दूसरी चीज आप डिस्क्रिमिनेंट जानते हो b² - 4ac, अगर वो पॉजिटिव है तो आपका पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा, दैट इज 2 रियल रूट्स। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो टच करेगा, और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो टोटली ऊपर या टोटली नीचे रहेगा। अगर a पॉजिटिव है तो टोटली ऊपर और a नेगेटिव तो टोटली नीचे, मतलब एक्स एक्सिस को बिल्कुल भी टच नहीं करेगा। तो अगर आपको ये ग्राफ जब भी आपको पैराबोला ड्रॉ करना होता है तो आपको दो चीज चाहिए होता है, तीन चीज चाहिए होता है। एक चाहिए होता है एक्सिस, दूसरी चीज चाहिए होती है वर्टेक्स, और तीसरी चीज चाहिए होती है डायरेक्शन ऑफ पैराबोला। डायरेक्शन ऑफ पैराबोला मतलब अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, ये आपको चाहिए होता है। एक्सिस अगर आप देखेंगे तो एक्सिस निकालने का तरीका क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि अच्छा बताओ एक्सिस कैसे ड्रॉ करते हैं, बहुत आसान है। अगर आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, मिस आउट कर गए हैं या नहीं पढ़ा है तो घबराने का नहीं, अभी मैं झट बता रहा हूं, लेकिन जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे तो दोबारा इसको आप अभी बस आप स्टेप समझो,
लॉजिक सब हम लोग जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर शुरू करेंगे तब देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आपका क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए आपका पैराबोला 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब आपका पहले पॉलिनोमियल का जो रूट्स है या जीरोस है वो अल्फा और बीटा है, तो आपका पैराबोला कुछ ऐसा बनता है, अगर ए पॉजिटिव है तो, और ए निगेटिव है तो डाउनवर्ड बनेगा। ये तो आपको पता है। आपको पता है इसका जो वर्टेक्स होगा वो क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा। तो अगर ये अल्फा है ये बीटा है तो ये क्या होगा, ये होगा x इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा बाई 2। और व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, दैट इज माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई 2 है। तो आप कह सकते हो एक्सिस इज x इक्वल टू माइनस बी बाई 2 है। तो एक्सिस ऑफ द पैराबोला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2 है। तो एक्सिस किसी भी पैराबोला x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी का क्या होगा, माइनस बी बाई 2 है। ये आपको पता चल चुका है। उसके बाद जहां पे एक्सिस और पैराबोला मीट करते हैं उसे हम कहते हैं वर्टेक्स। उसे क्या कहते हैं, वर्टेक्स। अगर आप x की वैल्यू माइनस बी बाई 2 डालोगे और इस पॉलिनोमियल में फीड कर दोगे, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में फीड कर दोगे, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2 है, तो क्या बनेगा, माइनस डी बाई 4 आएगा। आप देखोगे ये आप बहुत सारे बच्चे इसका रिजल्ट जानते होंगे। तो आपको क्या चीज चाहिए थी, एक्सिस चाहिए थी, वर्टेक्स चाहिए थी और डायरेक्शन। तो डायरेक्शन आपको कैसे पता चलता है, डायरेक्शन आपको पता चलता है, डायरेक्शन ऑफ पैराबोला मतलब ए अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड, ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड। एक्सिस कैसे पता चलता है, एक्सिस पता चलता है x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2 है। और वर्टेक्स कैसे पता चलता है, वर्टेक्स पता चलता है वर्टेक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2 है कॉमा माइनस डी बाई 4 है। तो पैराबोला ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें, अगर आपके जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, सिंस एक्सिस इसका होता है x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2 है, b क्या है 1 है तो माइनस हाफ, और इसका डिस्क्रिमिनेंट आप निकाल दो, डिस्क्रिमिनेंट होता है 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस 8 4ac दैट इज माइनस 7। तो डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या होगा, माइनस 7। तो वर्टेक्स क्या होगा, माइनस बी बाई 2 है कॉमा माइनस डी बाई 4 है। तो क्या हो गया वर्टेक्स, ये हो गया माइनस हाफ कॉमा माइनस डी दैट इज 7, माइनस माइनस प्लस 7 अपॉन 4। सो ये आपका वर्टेक्स हो गया। तो आइए पैराबोला ड्रॉ करते हैं। तो मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, ये वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए, एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ। तो मैं इसका एक्सिस ग्रीन से ड्रॉ कर रहा हूं, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ। क्या ड्रॉ कर दिया इसे कह दिया एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ। वर्टेक्स मेरा क्या है, माइनस हाफ 7/4। तो यहाँ पे कहीं पे अगर वर्टेक्स क्या है आपका, वर्टेक्स है माइनस हाफ कॉमा 7/4। तो वर्टेक्स कहीं यहाँ पे होगा, दैट इज लेट से ये 1 है ये 2 है, तो 7/4 कहीं यहाँ होगा। तो आई कैन से दिस इज माई वर्टेक्स दैट इज गोइंग टू बी माइनस हाफ कॉमा 7/4। सिंस ए क्या है, A1 है, तो मेरा अपवर्ड पैराबोला होगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा मेरा, सॉरी, सो माई ग्राफ वुड लुक समथिंग लाइक दिस। The parabola would look something like, okay, क्यों हो रहा है, let's draw it with red। तो मैं पैराबोला ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये सिंस आप देख सकते हो ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 है, तो अगर मैं x की 0 पुट करूं तो y क्या होता है, 2 होता है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ऐसा, और ये पैराबोला ऐसा बनेगा। सो दिस इज द पैराबोला ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। एट द सेम टाइम आप अगर साइन एक्स की ड्रॉ करें, लेट से ऑरेंज कलर से मैं साइन एक्स ड्रॉ कर दूं, तो साइन एक्स क्या होता है, 1 से -1 के बीच में होता है। तो आप देख सकते हो ये पैराबोला 7/4 से ऊपर है और साइन एक्स 1 से नीचे है, तो मतलब कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे नो सॉल्यूशन। क्या लिखोगे, नो सॉल्यूशन। इन दोनों इक्वेशन का क्या होगा, नो सॉल्यूशन। अगर आप डेसिमस ग्राफ पे भी देखोगे तो आप देख सकते हो ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 है, और ये क्या है, y इज इक्वल टू साइन एक्स। ये देखो एक्सिस है, अब थोड़ा बड़ा भी कर दोगे तो देखोगे ये आपका y इज इक्वल टू साइन एक्स है, और ये आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 है। दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है। एट द सेम टाइम आपको जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ड्रॉ करना है, मैं स्टेप्स झट से लिख रहा हूं, हाउ टू ड्रॉ, नोट कर लो, जो लोग नहीं समझ पाए हैं फिर से नोट कर लें। हाउ टू ड्रॉ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी
स्टेप 1 साइन ऑफ ए। साइन ऑफ ए का मतलब इफ ए इज पॉजिटिव पैराबोला वुड बी अपवर्ड, इफ ए इज नेगेटिव पैराबोला वुड बी डाउनवर्ड। स्टेप 2 वैल्यू ऑफ डी। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डी पॉजिटिव है तो या तो ऐसे कट करेगा या तो ऐसे कट करेगा। डी अगर जीरो है तो एक्स एक्सिस को या तो ऐसे टच करेगा या तो ऐसे टच करेगा। टच करेगा ये पैराबोला वुड टच। और डी अगर नेगेटिव है तो इट वुड बी इधर टोटली अप और टोटली डाउन। स्टेप 3 इज एक्सिस। एक्सिस क्या होता है? x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, क्योंकि सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस बी बाई है, तो एक्सिस अल्फा बीटा को दोनों को इक्वली सेपरेट करता है। स्टेप 4 प्लॉट वर्टेक्स, और वर्टेक्स क्या होता है? माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a। कैसे आता है? आप p ऑफ x क्या है आपका? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर p ऑफ माइनस बी बाई 2a निकालोगे तो क्या आएगा? माइनस डी बाई 4a। दैट इज द ऑर्डिनेट ऑफ योर वर्टेक्स। तो जैसे आपका वर्टेक्स आया, ड्रॉ द पैराबोला। ड्रॉ द पैराबोला। आपका पैराबोला एक्स एक्सिस को कहां पे कट करेगा? अल्फा और बीटा पे। अल्फा क्या होता है? माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, और बीटा क्या होता है? माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। वाई एक्सिस को कहां पे कट करेगा? जहां पे एक्स जीरो होगा, तो पी ऑफ जीरो क्या होगा? पी ऑफ जीरो सी होगा, तो आपका वाई एक्सिस 0, सी पे होगा। तो ये 5 स्टेप्स आपको याद होने चाहिए, रटे होने चाहिए। और अगर आप क्लास 10th में अच्छे से पढ़े होंगे तो आई एम श्योर आपको याद होगा। अगर मिस आउट कर गए तो कोई नहीं, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से सीखेंगे। Second question is very interesting. Find the number of solution of the equation sin x is equal to x by 10. Now, if you look this story, ये ग्राफ है आपका sin x। आपको अगर याद हो, हमने sin x और x का ग्राफ बनाया था, y is equal to sin x और y is equal to x। अगर आपको याद हो, हमने कहा था tan x x से बड़ा होता है और sin x। अगर आपको याद हो, हमने जो ट्रिग्नोमेट्री में ये इनइक्वालिटी की बात की थी। बट यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे दे रखा है साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 10। साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 10। अगर आप गौर से देखो तो आप ये देख रहे हो कि x इज इक्वल टू 10। मान लो ये मैंने 10 कहा और ये कहा -10, ठीक है? इसे मैंने कहा 10 और इसे कहा मैंने -10। अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स बाई 10 का ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं तो आप कह सकते हो 10 पे y की वैल्यू क्या होगी? 1, 0 पे 0 और -10 पे -1। तो अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा ग्राफ होगा, ये स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा होगा, एकदम लेटा हुआ, राइट? एकदम 1/10 के स्लोप से जाता हुआ। और अगर आप y इज इक्वल टू साइन एक्स का ड्रॉ करो तो ये हो जाता है आपका 3 पाई। मैं इसको अगर मान लू पाई, ये हो गया 2 पाई, ये हो गया 3 पाई। दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, दिस इज 3 पाई। तो अगर मैं ग्राफ भी ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा ग्राफ होगा, y इज इक्वल टू, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, सॉरी दिस इज माई 1, राइट? दिस इज 1,1, दिस इज सॉरी 10,1, राइट? तो ये मेरा 1 है। तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ऐसे टच करते हुए जाएगा, ये देखो ऐसा कुछ ग्राफ होगा, फिर ऐसा ग्राफ होगा, फिर ऐसा ग्राफ होगा, फिर ऐसा ग्राफ होगा, फिर टच नहीं करेगा क्योंकि वो ऊपर चला गया है, राइट? तो अगर मैं देखूं, एक तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हो गया, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हो गया, एक ये हो गया, ये एक ये हो गया। और अगर मैं इसको लेफ्ट साइड में ड्रॉ करूं, सिंस इट इज एन ऑड फंक्शन, तो इसे मैंने -पाई कहा, इसे मैंने -2 पाई कहा, इसे मैंने -3 पाई कहा। तो आप देख सकते हो आपका ग्राफ कैसा होगा, और यहाँ पे -1 हो गया। तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, फिर ऐसा आएगा, फिर ऐसा आएगा, फिर ऐसा चला जाएगा। और अगर मैं इसको प्लॉट करूं
तो ओरिजिन पे तो कट करेगा, यहाँ पे कट करेगा, यहाँ पे कट करेगा, यहाँ पे कट करेगा। सो व्हाट यू कैन सी इज, एक तो जीरो है यहाँ पे, एक दो तीन, आपको इधर बनाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये दोनों ऑड फंक्शन है, बट एट द सेम टाइम हमने बना लिया तो अच्छी बात है। तो आप कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हैं, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7, 3 इधर 3 इधर और बीच में क्या है 1। तो आप कह सकते हो 7 नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। आप इसको और अच्छे डायग्राम ग्राफ पे देखना चाहोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मैंने बेटर डेस्मस ग्राफ से क्लैरिटी से बनाया है। ये हो गया y इज इक्वल टू साइन एक्स और ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स बाई 10। तो आप देख सकते हो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 10 से लेफ्ट, ठीक है। फिर देख लो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, देखो ये -10 है, ये +10 है। तो इन दोनों के बीच में कितने रूट्स हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7। सो यू कैन से 7 सॉल्यूशंस। अब देख लो, अगर मैंने इसको और जूम, अगर आप देखो यहाँ पे, आप गौर से देखो क्या हो रहा है, सॉरी, ये देखो टोटली आपका उसके बाद कोई इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है। अगर आप गौर से देखो, आप देख सकते हो 10 के बाद कोई इंटरसेक्शन, इस पॉइंट के बाद और इस पॉइंट के बाद यहाँ पे कोई इंटरसेक्शन नहीं है, यहाँ पे कोई इंटरसेक्शन नहीं है, जस्ट बिकॉज आपको पता है कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप कि x/10 1 से बड़ा हो जाएगा जैसे ही हम 10 से आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x सैटिस्फाइंग tan x इज इक्वल टू x+1 लाइज इन द इंटरवल π/4 से π/2। तो मतलब हमें ये बताना है कि देखो इसके सॉल्यूशंस तो बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन हमें बताना है जो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू होगा, जो लीस्ट पॉजिटिव सॉल्यूशन होगा वो π/4 और π/2 के बीच में लाई होगा। तो इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है ग्राफ बनाना। लेट्स से मैं कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर देता हूं। अगर मान लीजिए ये आपका ग्राफ है, ठीक है, और सिंस tan x है तो tan x को आपको पता है कि tan x की जो वो होती है एसिम्पटोट होती है, वो क्या होती है π/2 और -π/2 है ना। तो पहले π/2 पे मैं एसिम्पटोट बना देता हूँ। लेट्स से ये हो गया आपका एसिम्पटोट π/2 पे और ये एसिम्पटोट हो गया -π/2 पे, ठीक है। और लेट्स से मैं y इज इक्वल टू tan x का ग्राफ बना देता हूँ। तो y इज इक्वल टू tan x का ग्राफ क्या हो जाएगा, ये आपका ग्राफ हो जाएगा y इज इक्वल टू tan x का, राइट। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू tan x। अब आपसे राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में x+1 है। तो राइट हैंड साइड के लिए लेट्स से आई विल टेक, ठीक है, अब x+1 है तो x इज इक्वल x+1 अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो x+1 क्या होगा, x+1 होगा, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूँ तो 1 पे होगा। फिर अगर x की वैल्यू मैं -1, यहाँ पे अगर मैं x इज इक्वल टू, दूसरा पॉइंट आप क्या ले सकते हो, आप मान लीजिए आप x को -1 ले लोगे तो ये -π/2 है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है। तो ये आपका एक ग्राफ, ये आपका लाइन बन जाएगा। दिस लाइन इज योर, इसको यहाँ पे ले लो, ये आपका 1 और ये -1। तो आप देख रहे हो कि आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ये है। उसके बाद जो भी इंटरसेक्शन होगा -π/2 से इधर होगा और π/2 से इधर होगा। हमें ये बताना है ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इट इज लाइंग बिटवीन π/4 एंड π/2। सो डेफिनेटली π/2 से लेफ्ट में है ये, तो हमें इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि tan π/2 क्या होता है, tan π/2 डेफिनेटली इन्फिनिटी की तरफ बढ़ जाता है, और x+1 में अगर मैं π/2 डालूं तो π/2 + 1 तो डेफिनेटली ये इसके नीचे रहता है। सो दिस इज व्हाट यू कैन सी। तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन यहाँ पे कहीं पे है। और अगर आप π/4 ले लो, अगर लेट्स से आई ड्रॉ अ लाइन x इज इक्वल टू π/4, मैंने x इज इक्वल टू π/4 यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये आपका हो गया x इज इक्वल टू π/4। अब π/4 आपका ये है और π/2 आपका ये है। आप जैसा कि जान रहे हो tan x और π/2 में tan x डेफिनेटली इन्फिनिटी की तरफ रीच करता है, उसकी वैल्यू कुछ है ही नहीं। इन्फिनिटी मतलब बहुत ही बड़ा नंबर हो जाता है और 90 पे अचानक से अनडिफाइन हो जाता है, और π/2 पे जो tan x की वैल्यू वो डेफिनेटली इसके नीचे रहती है। तो ये पॉइंट आपका है। एट द सेम टाइम आपको पता है π/4 पे tan की वैल्यू 1 होती है। tan π/4 क्या होता है, 1 होता है। और x+1 में अगर मैं π/4 ऐड कर दूं तो क्या हो जाता है, π/4 + 1 विच इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 1। तो ये पॉइंट आपका डेफिनेटली ग्रेटर देन 1 है। तो आपको ये पता चल गया कि आपका जो tan x है
वो पाई बाई 4 के टाइम में y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन से नीचे है, और पाई बाई 2 में y इज इक्वल टू एक्स प्लस, ये जो tan x है यहाँ पे नीचे और यहाँ पे ऊपर है, तो कहीं ना कहीं पाई बाई 4 और पाई बाई 2 के बीच में ही ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट किया है. दैट इज वाई यू कैन से कि हाँ द पॉजिटिव वैल्यू विच इज गोइंग टू बी दिस लाइक लाइज बिटवीन पाई बाई 4 से पाई बाई 2. डेफिनेटली इस क्वेश्चन में आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, तो आप बस एनालाइज करके ही बता सकते हैं कि हाँ, जैसे अगर आप पाई बाई 4 पे tan पाई बाई 4 क्या होता है, 1 होता है, और x प्लस वन में पाई बाई 4 ऐड करो तो क्या होता है, पाई बाई 4 प्लस वन. सो डेफिनेटली x प्लस वन is greater than tan x at x is equal to pi by 4, and x plus 1 is less than tan x at x is equal to pi by 2. तो डेफिनेटली इन दोनों में x प्लस वन और tan x एक जगह, मतलब आप ये भी कह सकते हो कि x प्लस वन, आप क्या कह सकते हो, आपने कहा कि x प्लस वन इज ग्रेटर देन tan x at x is equal to pi by 4, और आपने कहा x प्लस वन इज लेस देन tan x एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2. तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस वन माइनस tan x इज पॉजिटिव एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4, एंड x प्लस वन माइनस tan x इज नेगेटिव एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2. तो मतलब पाई बाई 4 और पाई बाई 2 के बीच में, पाई बाई 4 में वो नेगेटिव था और पाई बाई 2 में वो पॉजिटिव था, और सिंस दोनों कहानी कंटिन्यूअस है पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में, तो मतलब कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आया है जहां पे ये जंप, ये क्या हो गया है, ये दोनों जीरो हो गए हैं, x प्लस वन माइनस tan x जीरो हो गए हैं. वो कहां पे हुआ है, दैट इज द सॉल्यूशन, राइट. तो आप कह सकते हो द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू वुड लाई बिटवीन पाई बाई 4 से पाई बाई 2, क्योंकि दोबारा जो इंटरसेक्शन की कहानी स्टार्ट होगी वो पाई बाई 2 के बाद होगी, और इधर माइनस, सिंस हमें पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं पाई बाई 4 और पाई बाई 2 के बीच में आपका आंसर लाई करेगा. आप ग्राफ पे देखना चाहते हो तो आप ग्राफ पे भी ऐसे देख सकते हो. देखो ये आपका y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन है, और ये आपका y इज इक्वल टू tan x है. यहाँ पे डेफिनेटली पॉइंट भी दे रखा है 1.132, 2.132. ये आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि आपके लिए, हाँ, मतलब आप विदाउट एनी कैलकुलेटर एंड कंप्यूटर यू कैन नॉट एक्चुअली टेल मी व्हाट एग्जैक्टली द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज. तो आप सिर्फ गेस कर सकते हो यहाँ पे जो आपने अभी गेस किया है. आप देख सकते हो ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे सोल्यूशन है, ये भी एक सोल्यूशन है, ये भी एक सोल्यूशन है, ये भी सोल्यूशन है, ये भी सोल्यूशन है. ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे ये कट करता जाएगा. एट द सेम टाइम ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इन्फिनाइट टाइम्स कट करेगा. तो आपसे कोई पूछ सकता है कि मिनिमम क्या है, तो आप कह सकते हो माइनस पाई बाई 4 और पाई बाई 2 के बीच में ये जो जोन है, इस जोन में आपका एक सॉल्यूशन है. सो दिस इज व्हाट यू कैन से. सो इट्स लाइक अ क्वालिटेटिव एनालिसिस व्हिच यू डन. नाउ कमिंग टू द प्रॉब्लम. अब देखिए एक सवाल है, ये सवाल देखिए क्या है. इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपके दिमाग में दो कॉन्सेप्ट्स आ रहे होंगे. एक आ रहा होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और एक है साइन एक्स कॉस एक्स. तो आपको पता है इसको हैंडल करने के लिए क्या तरीका होता है. एक तरीका होता है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को t मान लो, और तो इसको आप स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाता है, 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज टी स्क्वायर. सो 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो गया, टी स्क्वायर माइनस 1. तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टी माइनस रूट टू टी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0, एंड देन सॉल्व, है ना. एक ये तरीका है. एक और तरीका है, अगर मैं इसको गौर से देखो तो ये बन गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. ये ऑल्टरनेटिव मेथड में बता रहा हूं. साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स 2 रूट टू साइन एक्स कॉस एक्स. अगर आप गौर से देखो तो रूट टू इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई रूट टू साइन एक्स प्लस 1 बाई रूट टू कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स. तो आप गौर से देखो, इसको आप कह सकते हो साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू साइन 2x. ये और आसान सा फॉर्म बन गया. यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक में जाना होता, फिर सॉर्ट आउट करना होता, फिर लीनियर, तो ये लॉन्ग मेथड हो जाता है. ये आपका ज्यादा आसान मेथड है. तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व करके. दोनों मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं. ये मेथड भी है, आई एम श्योर लास्ट टाइम हमने बात किया था, ये मेथड आप आराम से सॉल्व कर लेंगे. इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है. आपके पास आ गया है साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 इक्वल्स साइन 2x. तो आपको जैसा कि पता है कि मैंने बार बार कहा है कि साइन कजड़ा इज इक्वल टू कूड़ा के लिए भी ये चीजें पूरी वैलिड है.
तो आप लिख सकते हो x प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n 2x। ये लिख सकते हो, दिस इज द आंसर। अब यहां पे आप इसको बेटर फॉर्म में लिखने के लिए आप ये लिख सकते हो कि n इवन ले लीजिए, n ऑड ले लीजिए। n इवन होगा तो क्या होगा, x प्लस पाई बाई 4, n को इवन मान लिया तो मैंने इसको कह दिया 2m, जो भी आपको सही लगे। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 2m पाई, इसको n को मैंने लिख दिया 2m पाई, 2m पाई प्लस -1 टू द पावर n वुड बी प्लस, सो ये बन गया 2x। अब इसको मैं इधर शिफ्ट किया तो ये बन गया 2x माइनस एक्स, ये इधर चला गया 2x माइनस एक्स, और ये बन गया पाई बाई 4 माइनस 2m पाई। तो एक सोल्यूशन ये आ गया, x इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस 2m पाई। और अगर n ऑड है तो n ऑड है, देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू, ऑड को आप लिख सकते हैं 2m प्लस 1, 2m प्लस 1 पाई माइनस 2x, ये उधर चला जाएगा, ये बन जाएगा 3x इज इक्वल टू 2m प्लस 1 पाई माइनस पाई बाई 4, जिसको आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू 2m प्लस 1 इंटू पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 12। सो बोथ आंसर आप इसको लिख सकते हो एज ए यूनियन फॉर्म। तो आप लिख सकते हो माइनस 2m पाई को भी आप लिख सकते हो 2m पाई प्लस पाई बाई 4, सिंस इंटीजर है प्लस और माइनस को क्या फर्क पड़ता है, यूनियन 2m plus 1 pi by 3 minus pi by 12. So this is how you're going to solve. So this is better and easier. Okay. आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, cos टू द पावर 4x प्लस साइन टू द पावर 4x इक्वल साइन x इंटू कॉस x। नो अगर आप देखेंगे यहाँ पे है cos टू द पावर 4x प्लस साइन टू द पावर 4x और दूसरी तरफ है साइन x cos x, तो डेफिनेटली आप तुरंत दिमाग चले जाइएगा और आप लिखिएगा इसको कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x इक्वल साइन x cos x, राइट। उसके बाद दूसरी चीज जो आपको दिमाग में आ रही होगी वो क्या, कि आप इसको 2 से क्यों ना मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स 2 साइन एक्स कॉस एक्स। इससे क्या हुआ, इससे पता चल गया 2 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स 2 साइन एक्स कॉस। 2 साइन एक्स कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर 2x साइन 2x। तो मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या लिख सकता हूं, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूं 2 माइनस साइन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू साइन 2x, राइट। अब ये इक्वेशन है, बहुत आसान सा इक्वेशन बन गया। इसको आप साइन 2x को क्या लिख सकते हो, साइन 2x को आप लिख सकते हो y, तो हो गया 2 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, उसको उधर ले जाओगे तो वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 इक्वल 0, वाई क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर 1 प्लस 8 बाई 2 विच मेक्स इट -1 प्लस माइनस 3 बाई 2। तो एक हो गया -4 बाई 2 और एक हो गया 1, y इज इक्वल टू -2 और 1, है ना, सिंपल सी बात है। ओके अब -2 तो एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि y इज साइन 2x, तो मतलब y वुड लाई बिटवीन -1 से 1, सो द ओनली एक्सेप्टेबल आंसर इज 1। तो आप लिख सकते हो साइन 2x इक्वल्स 1। अब साइन x इज इक्वल टू 1 का आपको पता है 2x वुड बी इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस 2n पाई, तो x क्या हो गया, x हो गया पाई बाई 4 प्लस n पाई। सो इट वाज एन इजी क्वेश्चन, राइट। ओके नाउ लेट्स सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। जैसा देख रहे हैं कि यहाँ पे tan x प्लस पाई बाई 3 प्लस tan x प्लस 2 पाई बाई 3 इक्वल्स 3 लिखा है। नाउ इफ यू लुक हियर, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, एक tan a प्लस b क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, tan पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है आपको पता होनी चाहिए, tan 2 पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है आपको पता होना चाहिए, तीनों चीज़ आपको पता है। tan a प्लस b क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, आई एम श्योर आपको पता है।
tan 60 की वैल्यू √3 होती है और tan 120 की वैल्यू -√3 होती है। ये तीनों इन्फॉर्मेशन आई एम श्योर आपको पता है। तो लेट्स सॉल्व। यहाँ पे tan x एज इट इज छोड़ दो, इसको आप लिख दो tan x प्लस √3 दैट इज tan 60 अपॉन 1 माइनस √3 tan x। इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे tan x प्लस tan 2π/3। tan 2π/3 क्या होता है, -√3, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -√3 अपॉन 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा √3 tan x विच इज इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे, इसको tan x को एज इट इज छोड़ दो, यहाँ पे आओ, दोनों का एलसीएम ले लो, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। अब ये इसके साथ जाएगा, क्रॉस होगा, तो 1 tan x प्लस √3 एज इट इज उतर जाएगा। √3 tan x क्या हो जाएगा, √3 tan स्क्वायर x बन जाएगा, और √3 tan x इंटू √3 दैट विल बिकम 3 tan x। आगे बढ़ो, इसको क्रॉस करो, 1 आगे जाएगा tan x माइनस √3, फिर देखो -√3 tan स्क्वायर x बन जाएगा और प्लस 3 tan x हो जाएगा इक्वल्स 3। अब देखो क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो √3 और √3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे √3 और यहाँ पे -√3 कैंसिल हो जाएगा, बाकी ऑल द 3 टर्म्स आर पॉजिटिव। तो आप कर सकते हो, दिस इज tan x, दिस इज 3 tan x, 4 tan x, 5 tan x, 3 tan x, 8 tan x। so tan x प्लस 8 tan x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x इक्वल्स 3। फिर से आप फर्दर लो, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, तो ये क्या बन जाएगा, tan x माइनस 3 tan क्यूब x प्लस 8 tan x इक्वल्स 3। अब गौर से देखो क्या हुआ, ये हो गया 9 tan x माइनस 3 tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x इक्वल्स 3। 3 कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा, 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x इक्वल्स 1। ये एक्सप्रेशन आया। आई एम श्योर बहुत सारे बच्चे tan 3x का डेरिवेशन ऑलरेडी कर चुके होंगे। ये बेसिकली कुछ नहीं, ये tan 3x का फॉर्म है। tan 3 थीटा आपसे कोई पूछता है tan 3 थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। आपसे कोई tan 3 थीटा आप कैसे निकाल सकते हो, आपको पता है कैसे निकाल सकते हो। tan 3 थीटा को आप क्या लिख सकते हो, tan 3 थीटा कैन बी रिटन एज tan थीटा प्लस 2 थीटा। इसको आप क्या कह सकते हो, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा। tan 2 थीटा क्या होता है, tan 2 थीटा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये आपको याद होगा। तो आप देखो इसको क्या लिखोगे, tan थीटा प्लस 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो आप जानते हो कि tan 3 थीटा क्या है, 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x कैन बी रिटन एज tan 3x। तो ये पूरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, पूरा इक्वेशन बन जाएगा tan 3x इक्वल्स 1। अब tan 3x इक्वल्स 1 का मतलब क्या हुआ, 3x इक्वल्स n पाई प्लस पाई बाई 4। आपको पता है पाई बाई 4 पे 1 होता है और पाई की ये होती है, तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 12। सो दिस इज योर end of the section, this part 3. In part 4 we will be coming with more of the questions. आई एम श्योर क्या कहते हैं, आप चैलेंजेस देख रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे चीज़ें या बहुत सारे ख्याल को ध्यान में रखना होता है। यू कैनॉट बी अफोर्ड टू बी केयरलेस व्हेन यू आर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको बहुत ही स्ट्रांगली इन सब चीज़ों को रिजल्ट्स के साथ जितनी जल्दी फैमिलियरिटी हो जाए उतना आसान है, नहीं तो ये चैप्टर बहुत मुश्किल आपको लगेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस जो आज हमने किए हैं, फिर से इसको शांति से बैठ के आप देखिए। एट द सेम टाइम असाइनमेंट आपको पहुंच जाएगी, या तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या आपको पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको असाइनमेंट मिल जाएगा। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट। आई एम श्योर क्या कहते हैं आप ये सारी जर्नी इंजॉय कर रहे हैं। आई एम श्योर ये मुश्किल जर्नी है, आई हैव नो सेकेंड ओपिनियन अबाउट इट। इट्स अ डिफिकल्ट जर्नी और एट द सेम टाइम आपको पता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी एग्जाम है ये।
ये कोई आसान और मामूली सा एग्जाम नहीं है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम ऑफ योर लाइफ, इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड। सो आप इसको लाइटली नहीं ले सकते हो, राइट? तो इसलिए आप जितना अच्छा करोगे इसमें उतना अच्छा आपको अप्रिसिएशन और उतना अवार्ड मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मीट वेरी वेरी सून, बाय, टेक केयर।